धन्यवाद मित्र आपका। और मैं करेक्ट कर दूं कि अभी डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिली हुई है मुझे। दिल्ली आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? एक बार कन्फ ठीक है, थैंक यू। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर गौड़ साहब हैं, उनको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बब्बर, जिनका मार्गदर्शन मुझे सालों से प्राप्त होता रहा है, उनको मैं अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ। जैव विविधता जो विषय है वह कोई नया विषय नहीं है और इस पर हमारी पूर्व वक्ता डॉक्टर करुणा जी ने कबीर दास के माध्यम से ही एक प्रस्तुति दी, एक झलक जरूर दिखलाई आपने कि किस प्रकार से जैव विविधता या पर्यावरण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी हुई हैं, शुरू से ही पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम हम अटेंड करते रहते हैं, वह चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या दूसरे सामाजिक संगठन हो। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले दिनों एक लड़की बहुत चर्चा में रही और पर्यावरण जैसे विषय को लेकर ही चर्चा में रही। उसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जिसे समूचे विश्व ने जाना और सराहा, क्योंकि उसने कहने का साहस किया था विश्व के तमाम नेताओं के सामने, वह चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, रूस हो या कोई दूसरा बड़ा देश हो, भारत हो या कोई और देश हो, तमाम राजनेताओं के सामने उसने कहने की हिम्मत दिखलाई कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हो गई पर्यावरण के साथ खेलने की। उसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। स्वीडिश यह लड़की हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। कुछ दिनों तक वह जरूर चर्चा में रही, लेकिन उसके बाद जो है ग्रेटा थनबर्ग को भुला दिया गया। उसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड देकर कहीं उसे कोने में कर दिया गया, लेकिन उसकी बातों को हमने शायद ठीक से नहीं समझा, हर स्तर पर ठीक से नहीं समझा। उसी में से कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। चूँकि आज कबीर दास की जयंती भी है, जिस पर एक विस्तृत वक्तव्य हमें प्राप्त हुआ है, उनकी एक उक्ति से मैं यह बात शुरू करता हूँ। साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पर्यावरण को लेकर इस दोहे में समूचा सार हम सबको नजर आ सकता है, अगर हम देखना चाहें तो। कितनी आसानी से कबीरदास ने कह दिया है कि जितना हमें उपभोग करना है, अगर हम उतना ही उपभोग करते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रही। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रयासों को हम त्याग दें, अपनी बातों को हम न रखें या आगे बढ़ने की नियति हमारे अंदर नहीं हो, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अगर हमारे व्यक्तिगत इस्तेमाल से कोई चीज़ हमारे पास एक्सेस है या एक्सेस हम जुटाते हैं, तो फिर हमारे परिवार का दायरा भी बढ़ना चाहिए। जो भारतीय संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम दो लोगों को अपना परिवार मानते हैं, अपने बच्चों को परिवार मानते हैं, तो फिर हमें उतना ही साधन रखने का हक है। और अगर हमारे पास साधन सोर्सेज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार का दायरा भी बढ़ना चाहिए। इन दो बातों से मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो आज चर्चा रखी गई है, उसमें से प्रत्येक वर्ष 27,000 से अधिक प्रजातियां प्रत्येक वर्ष विलुप्त हो रही हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2050 तक जितनी इस सृष्टि में प्रजातियां उपलब्ध हैं, वह चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कीटाणु हो, विषाणु हो, कोई जंतु हो या कोई दूसरी प्रजाति हो, 1/4 हिस्सा 2050 तक समाप्त हो जाने वाला है। जल संकट के बारे में हम सब ऑलरेडी सुनते हैं
एक आंकड़े के अनुसार तकरीबन 10 करोड़ के आसपास इस धरती पर कुल प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से 14.5 लाख प्रजातियों की पहचान हुई है। बाकी सभी अभी किसी की पहचान नहीं हुई है, किसी का नामकरण नहीं हुआ है। इन 14.5 लाख प्रजातियों में 7 लाख प्रजातियां कीटों की हैं, 2.5 लाख पौधे हैं, 2.25 लाख जंतुओं की प्रजाति है, 4800 जीवाणु तथा 1000 के आसपास विषाणु अभी मौजूद हैं जिनका नामकरण हो चुका है। मित्रों, हम लापरवाही कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष 27,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही हैं। इसका असर क्या होगा? आप सभी विद्वत जन हैं, सभी सीनियर्स लोग हैं। इसका असर एक छोटी सी बात से आप यह समझिए कि किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, हम सभी किसान के पुत्र हैं। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी इस समय हकीकत यह है कि देश की अधिकांश भूमि बंजर होती चली जा रही है, और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि केमिकल्स का प्रयोग हम बेतहाशा कर रहे हैं, चाहे उपज बढ़ाने के उद्देश्य से, और कई जगह तो अज्ञानता की वजह से। इसके कारणों पर मैं आगे चर्चा करूंगा। कुछ एक पॉइंट्स मैंने लिखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। जिस प्रकार से केंचुआ खेतों में होता था और खेतों की मृदा को, मिट्टी को वह सजीव रखता था, उपजाऊ रखता था बिना किसी नुकसान के, इस समय आपको कहीं भी आपको केंचुआ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी बजाय कंपोस्ट खाद, केंचुओं का अलग से पालन हो रहा है और कंपोस्ट खाद का धीरे धीरे प्रचलन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन नेचुरली देखा जाए तो खेतों में जो केंचुए होते थे, वह खाद का, वह कंपोस्ट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, जिंक हो गया, फास्फोट हो गया, यूरिया हो गई, यह सारी चीज़ें उसको नष्ट कर दे रही हैं। जरा सोचिए कि एक केंचुए के नष्ट होने से अगर इतनी बड़ी भूमि बंजर हो जा रही है, तो 1/4 अगर प्रजातियां नष्ट हो जाए तो हमारा संतुलन कितना गड़बड़ हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अभी हम देख रहे हैं कि लगातार भूकंप आ रहा है, और मैं यह नहीं कहूँगा कि भूकंप भी इस चीज़ का परिणाम है, लेकिन हो भी सकता है। कौन जानता है कि हमारी किस गतिविधि से प्रकृति के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यह हो क्यों रहा है, और इसके निवारणों पर हमें कान धरने की आवश्यकता है, हमें चिंतित होने की आवश्यकता है, और हर स्तर पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। हर जगह से ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग खड़े होने की आवश्यकता है। और ग्रेटा थनबर्ग ही क्यों, हमारे देश में तो कबीरदास जी स्वयं रहे हैं, और प्रकृति की पूजा तो बच्चे बच्चे करते रहे हैं। शहरों में यह कल्चर जरूर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज भी हर घर में तुलसी की पूजा होती है। और यह जैव विविधता को संरक्षित नहीं करना है तो और क्या है। जैव विविधता का संरक्षण यही तो है कि हम दूसरी प्रजातियों के, दूसरे जीवों के प्रति सजग रहें, संतुलित रहें, और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए जैव विविधता को संरक्षित कर पाएंगे। प्रश्न उठता है कि किस किस लेवल पर कहाँ कहाँ लापरवाही हो रही है। मुख्यतः मैं जहाँ तक देखता हूँ कि समाज जो भी चलता है, 3-4 स्तर पर हम प्रयास कर सकते हैं। सरकार के स्तर पर अगर हम प्रयास की बात करें तो ग्रेटा थनबर्ग ने बता ही दिया कि देश भर की सरकारें क्या कर रही हैं। किस प्रकार से अमेरिका जैसा राष्ट्र विश्व की तमाम चिंताओं को दरकिनार करते हुए किसी बड़े जलवायु समझौते से सिर्फ इसलिए बाहर निकल जाता है कि उसका अपना स्वार्थ उसमें जुड़ा हुआ है। किस प्रकार चीन जैसा देश जो सर्वाधिक ग्रीन गैस का उत्सर्जन करता है, अब एक विकसित राष्ट्र की देश में खड़ा है, विश्व पर हुकूमत करने की अपेक्षा रखता है। ग्रीन गैसों के उत्सर्जन पर उसका कोई नजरिया साफ नहीं है किसी भी तरीके का। भारत की चर्चा अगर हम करें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी वाटरमैन के रूप में चर्चित हैं, और उन्हें भी स्टॉकहोम जैसा बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुका है। अगर उन लोगों से आप बातें करें, उन लोगों के लेख पढ़ें, और भी कई सारे कार्यकर्ता हैं, तो सरकार के प्रयासों से वह बहुत संतुष्ट नजर नहीं आते। सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, बल्कि यह एक पॉलिसी बन चुकी है। तो सरकार के स्तर पर तो हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, और बहुत कुछ तब तक हम जागरूक नहीं कर सकते जब तक हर किसी को पूछने की हिम्मत ना हो जाए कि हाउ डेयर यू।
आपकी हिम्मत कैसे होती है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की, नदियों को नुकसान पहुंचाने की, वनों को नुकसान पहुंचाने की, खेतों को नुकसान पहुंचाने की। तब तक जो है सरकार पर तो दबाव बनने से रहा, इसलिए सरकार के रोल को हम छोड़ ही देते हैं फिलहाल के लिए। दूसरा आते हैं संगठनों के स्तर पर। सरकार के बाद अगर समाज को कोई चीज़ प्रभावित करती है तो विभिन्न संगठन हो जाते हैं, वह चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे वह किसी प्रकार के दूसरे एसोसिएशंस हों, धार्मिक संगठन हो। यह संगठन समाज पर सर्वाधिक प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन क्या संगठनों के स्तर पर भी ठोस कार्य हो रहा है, सिवाय इसके कि वह बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनीज के CSR फंड को गबन करे? तमाम संगठनों का निर्माण सिर्फ इसीलिए तो होता है, हम सभी जानते हैं। कल मेरे पास डॉक्टर साहब एक फ़ोन आया किसी व्यक्ति का, मेरे ही अपने परिचित हैं, मेरे अपने करीबी हैं। उन्होंने बोला कि आपको एक संगठन में शामिल करना है मिथिलेश जी। मैंने कहा कि अरे भाई, संगठन का नाम तो बता दीजिए, क्या करता है वह तो बता दीजिए कम से कम। तो उन्होंने बताया कि कोई सरकार की योजनाएं हैं प्रधानमंत्री द्वारा, उस पर वो संगठन कार्य करता है। और उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम डाल देता हूं। मैंने उनसे अपनी असमर्थता जताई कि भाई इस पे मेरा समय नहीं निकल पाएगा। उन्होंने बोला कुछ करना नहीं है आपको, आपको बस अपना नाम देना है। तो तमाम संगठन इसी परिदृश्य में, इसी अपेक्षा के साथ चल रहे हैं कि बस नाम दिया, बस गबन हुआ और कार्य हुआ। तो संगठनों का बड़ा दायित्व बनता है कि किस प्रकार से हम जलवायु परिवर्तन पर, किस प्रकार से हम जैव विविधता पर कार्य करें। सरकार के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा है, तो संगठनों के ऊपर भी हमें अपना विचार रखना पड़ेगा कि क्या एक फॉर्मल चीज से उठकर वह आगे आ पाते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनमें मैंने नाम लिया राजेंद्र सिंह जी का, जल पुरुष, उनका तरुण भारत संघ हो गया। अभी पिछले दिनों अनुपम जी करके जल क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कई संगठन इसमें अच्छे भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो गिनती है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, बहुत ज़्यादा गिनती नहीं है। तो संगठनों पर भी नकेल कसने की ज़रूरत है, और वह तभी हो सकता है जब हमारे अंदर पूछने का साहस हो, एक एक व्यक्ति के अंदर पूछने का साहस हो कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हो गई। तीसरे लेवल पर हम देखते हैं, अगर व्यवहारिक बात की जाए, जो मैंने अनुभव किया है, मेरे गांव में भी कृषि योग्य भूमि है और मैं भी अपने गांव से उठकर दिल्ली में आके बैठा हूं। यह करोड़ों करोड़ नौजवानों की समस्या है कि हम वहां क्यों नहीं रुके हैं। निश्चित रूप से इसमें एक व्यापारिक पहलू जुड़ जाता है कि किसी चीज में अगर किसी को लाभ नहीं है, मनुष्य लाभ से जुड़ा हुआ है, और तुलसीदास जी ने कहा ही है कि सुर नर मुनि सबही की रीति, स्वार्थ बिना कोई करे न प्रीति। तो इसमें कहाँ चूक हो रही है? क्यों हम जैव विविधता को अपने तमाम उपक्रमों से नहीं जोड़ पा रहे हैं? क्यों हम इसे लाभ से जोड़कर नहीं देख पा रहे हैं? अगर इस पर हम विचार करते हैं तो हमें कई चीज़ें नज़र आती हैं कि जब समाज में गिरावट आती है या आसान चीज़ों की तरफ, पानी नीचे की तरफ ही बहता है, तो जहाँ तत्कालिक फायदा होता है। अभी मेरी सुबह इसी कार्यक्रम से पहले एक कृषि विशेषज्ञ से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद भी 99% किसानों को पता ही नहीं है कि कब उन्हें अपने खेत में कौन सी खाद डालनी है। DAP डालना है, DAP डालना है, या फिर आपको यूरिया डालना है, जिंक डालना है, फास्फेट डालना है। कई बार वो अज्ञानतावश यह सारे कार्य करते हैं, जानकारी ही नहीं है उनके पास, और वो अज्ञानतावश सोचते हैं कि ढेर सारी खाद डाल देने से हमारे कृषि की उपज बढ़ जाएगी। अज्ञानता के लेवल में फिर रिपीट कर दूं, 99% एक कृषि प्रधान देश में किसानों तक को पता नहीं है। कुछ एक बड़े किसानों की बात अलग है, या जो शोध के साथ कार्य करते हैं, कई लोग भी हैं, लेकिन उनका बड़ा न्यून प्रतिशत है। जब इतनी हमारे पास जानकारी ही नहीं होगी, किसानों के पास जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव उठाए हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड करके, कि मिट्टी की जांच करने के पश्चात ही उसमें खाद डाली जाए, कितनी डाली जाए। लेकिन इसके बावजूद फैक्ट ये है कि किसी को कोई जानकारी नहीं है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब जानकारी नहीं होती है तो निश्चित रूप से व्यवसायिक क्षमता प्रभावित होती है, उधर किसी का ध्यान नहीं है। आप तमाम तरफ खबरें सुनते होंगे कि
कि इस अमुक कंपनी में इतने हजार करोड़ डॉलर इस अमुक कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया। आज सुबह ही मैं न्यूज़ देख रहा था तो पता लगा कि रिलायंस जियो में अबू धाबी की किसी कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 1-1.5% की पार्टनरशिप ले ली है। एयरटेल में अमेजन जो है इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है। लेकिन कभी हम ये न्यूज़ सुनते हैं क्या कि कृषि क्षेत्र में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने का प्लान है? सिर्फ कंपनियों की नज़र उनकी ज़मीन पर होती है कहीं ना कहीं। ACZ बना दो, उस ज़मीन को एक्वायर कर लो और उस पर दूसरे कार्य करो। तो कृषि क्षेत्र में रिसर्च की कमी है और कहीं ना कहीं इसी वजह से व्यापारिक संभावनाओं का क्षरण हो जाता है। कई सारी विदेशी प्रजातियां आ रही हैं जो भारतीय प्रजातियों को विलुप्त करती जा रही हैं। बहुत पहले हम लोग सुना करते थे डंकल प्रस्ताव जैसे जो आंदोलन हुए थे, दूर हटो डंकल हत्यारे, खेत हमारी भूमि हमारा। तो इस तरह के नारों को हमने कहाँ भुला दिया, कैसे भुला दिया? और हमारी जो भारतीय परंपराएं रही हैं, भारतीय जो प्रजातियां रही हैं, जो पौधे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नष्ट हो चुके हैं। तो इस पर शोध कौन करेगा? किसानों के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। चूंकि पर्यावरण का विषय ऐसा है कि जमीन से और दूसरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है, इसीलिए किसानों की चीज़ें बार बार आ रही हैं। तो इस विषय पर अगर हम रिसर्च करते हैं, सरकार रिसर्च करती है, कंपनियां रिसर्च करती हैं, किसानों के उत्पाद को एक जगह पर किस प्रकार से सेल किया जाए, इस पर प्रयत्न होते हैं। और मुझे खुद कई बार समझ में नहीं आता है, बल्कि कई विशेषज्ञ भी नहीं समझ पाते हैं कि इतना शोर होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र की समस्याएं दूर क्यों नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको व्यवसायीकरण की जरूरत है। जैव विविधता की ही बात करें तो तब तक इसको संरक्षित नहीं किया जा सकता जब तक इसको कहीं ना कहीं व्यवसायिक स्तर पर न जोड़ा जाए। नहीं तो बड़े पैमाने पर नुकसान होता रहेगा, बड़े पैमाने पर चीजें बदलती रहेंगी। सरकारी स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, और अंत में जो हम सबको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है वह व्यक्तिगत स्तर पर है। हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई व्यक्तिगत स्तर पर हम किस प्रकार से सजग हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा, जो मैं एक आर्टिकल पढ़ते हुए मैं देख रहा था। पहले के ज़माने में हम लोग कैसेट से या CD से हम लोग गाने सुन लेते थे, लेकिन आज के समय में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लाइव कार्य हो रहे हैं। अभी भी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे बात कर रहे हैं, जरूरी विषय है, बात करनी आवश्यक भी है। लेकिन कई बार अनावश्यक रूप से भी इंटरनेट चलते रहते हैं, ब्राउजिंग होती रहती है, बफरिंग होती रहती है। लेकिन एक आंकड़ा आप इसको देखिए कि अगर आप वाईफाई पर गाने सुनते हैं तो एक साल में तकरीबन 107 किलोवाट के आसपास बिजली खर्च होती है सिर्फ गाने सुनने से। वहीं अगर CD से आप गाने सुनते हैं या आपके कंप्यूटर में स्टोर है या आपके मोबाइल में स्टोर है तो उससे मात्र 34 किलोवाट 34.7 किलोवाट बिजली कंज्यूम होती है। आज के समय में मुझे लगता है कि इंटरनेट स्ट्रीमिंग का ही ज़माना है। लेकिन इस तरह की जागरूकता कहाँ से आएगी? जो सर्वर यूज होते हैं वह बिजली से ठंडे किए जाते हैं। तमाम जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो इस समय हम गूगल कर रहे हैं, गूगल का जो सर्वर है वह एक बड़े स्तर पर बिजली कंज्यूम करता है, बिजली लेता है। कितने लोग हम में से जागरूक हैं जो विचार भी करते हैं कि हमारे घर में या जहाँ बैठक है वहाँ पर कोई पंखा फालतू चल रहा है, कोई लाइट बेकार जल रही है। और जब तक हमारे अंदर इस प्रकार की जागरूकता नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षित करने की बातें हवा हवाई ही रहेंगी। तो सच्चाई तो यही है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी, व्यापारिक स्तर पर भी, सांगठनिक स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी हम सभी लापरवाह हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का यह प्रयास बहुत ही सार्थक प्रयास है। कभी ना कभी तो जागरूकता आएगी ही, इस उम्मीद के साथ हम सभी को चलना चाहिए। एक और छोटा सा उदाहरण मैं देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। शहरों में चूंकि शहरीकरण हो रहा है, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल 35% से अधिक आबादी तमाम शहरों में शिफ्ट हो चुकी है और जो कुछ बची है वो अभी आने वाले दिनों में शिफ्ट हो जाएगी। हालांकि कोरोना के कारण कुछ पलायन पुनः गाँव की तरफ हुआ है, लेकिन यह ट्रेंड कोरोना के बाद फिर से वापस आ जाएगा। लोग आ ही जाएंगे, मजबूरी में कहाँ जाएंगे। तो शहरों में भी अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ा जागरूक होते हैं
और अपनी एक बालकनी में 4-5 पौधे भी लगाते हैं, और इसका इकोनॉमिकल है। आप देख लीजिए, अगर अपने छत पर आप एक पुदीने का पौधा लगा दें, कोई कढ़ी पत्ता लगा दें, या कोई मिर्च का पौधा लगा दें, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, मैं भी बोल ही रहा हूँ, बहुत इसको प्रैक्टिकल उतारने का समय नहीं मिल पाता है, नहीं कर पाते हैं, जो गलती है सो है। तो 5 गमले भी अगर आप बालकनी में लगाते हैं, और अगर आपके पास टेरेस की सुविधा उपलब्ध है, उसमें बेशक आपको फूलों में कोई रुचि हो ना हो, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। कुछ कोकोपीट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ गमलों की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे न केवल ऑर्गेनिक चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, थोड़ा लाभ भी प्राप्त होगा, बल्कि जैव विविधता को संरक्षित करने के महान आंदोलन में आप अपना थोड़ा ही सही योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे। एक बार ट्राई कीजिए। कृषि विशेषज्ञ जिनका मैंने उदाहरण दिया, जो सुबह मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने बोला कि अगर शहरों में सभी टेरेस पर गार्डनिंग कर दी जाए, किचन गार्डन लगा दिया जाए, तो न केवल सभी को खाने को ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त होंगी, बल्कि पर्यावरण को संरक्षित करने में भी यह बहुत बड़ा योगदान होगा। तो यह तमाम विषय हैं, और हर स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। अन्यथा जैसा मैंने पहले बताया कि 14 करोड़ प्रजातियों में से जो 14 लाख के आसपास प्रजातियां जिनका नामकरण हुआ है, उनमें से 27,000 प्रति वर्ष नष्ट हो रही हैं। और एक केंचुए का मैंने उदाहरण दिया, जिसको मैं रिपीट करता हूँ। घरों में छिपकलियाँ नहीं हैं, जिसके कारण एक कोरोना की बात पर बड़ा ध्यान आया था विषय मुझे, कि क्या पता कि कोई ऐसा कीट नष्ट हो गया हो, जैव विविधता के कारण कोई ऐसा जंतु नष्ट हो गया हो, जो शायद कोरोना का इलाज हो अपने आप में। तो हम किन चीज़ों को समाप्त कर रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं है कि धरती पर कोई एक बार ही यह चीज़ें हैं, बल्कि 6-7 बार 50 लाख करोड़ पहले वर्ष पहले 6 से 7 बार इस धरती का विनाश हो चुका है। हालांकि उनमें से कई कारण प्राकृतिक रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस समय जिस विनाश के कगार पर हम लोग खड़े हैं, उसका कारण इंसान का निर्मित किया हुआ है। वह इंसान निर्मित विनाश के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं। घरों में जो हम लोग खाना नुकसान करते हैं, अब तो यह प्रवृत्ति बड़ी कम हो जा रही है। मुझे लग रहा है कि हम लोगों के पिताजी थप्पड़ लगाते थे कि अगर थाली में कुछ भी खाना छूट जाए तो, लेकिन अब यह प्रवृत्ति लगातार कम होती जा रही है। और आप अपने घरों में अगर आकलन करेंगे, तो छोटे छोटे बच्चे खाना कितना नुकसान करते हैं, और खाना नुकसान करने से आप उसको जब अगर आप गूगल पे सर्च करें, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि उससे सर्वाधिक ग्रीन गैस उत्पन्न होती है, जो पर्यावरण दूषण के लिए, पर्यावरण दूषित करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। सर्वाधिक ग्रीन गैस का उत्सर्जन, जो खाना हम अवशिष्ट पदार्थ के रूप में फेंक देते हैं, जिसको नुकसान हम कर देते हैं, सर्वाधिक प्रदूषित करती है वह। इन सारे विषयों को अगर लगता है कि हम व्यक्तिगत रूप से जागरूक होंगे, तो एक से करके ही फिर कारवां बनता है, और फिर हर लेवल पर हम जागरूकता फैला सकेंगे, और फिर कह सकेंगे सभी को कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयास में बाधा बनने की। मैं पुनः सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर विनोद बब्बर जी को धन्यवाद देता हूँ, और तमाम आयोजकों को मैं नमन करता हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थना भी करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार।